दूसरा टारगेट जो इन्वेस्टर्स एंटीसिपेट कर रहे हैं इट इज़ 50,000। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में तो ये वाकई नज़र आ रहा है कि फिस्कल ईयर 21 जो है तब्दीली का साल का आगाज है और आपको पूरी दुनिया में इस वक्त फ्रेश बाइंग नजर आ रही है। इंटरनेशनली एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो इसलिए हम अलग नज़र आते हैं। आप देखिए कि डॉलर इंटरनेशनली मुस्तहकम नजर आ रहा है। यानी मार्केट की सारी सिचुएशन जो है वो जो बाइडन की स्पीच पे रिलाई कर रही है। यूएस की शेल कॉरपोरेशन से जो ऑयल निकाल रही हैं तो आप देखिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो गया कि अभी जो गोल्ड की लेवल्स चल रहे हैं आप एक दो दिन तक मत बेचिए। जो बेस मेटल्स हैं ये भी एक एवेन्यू बनता जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो डबल डिजिट आया है। आप ये देखें कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा हो रहा है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें इजाफा हो रहा है। और लॉकडाउन लग जाते हैं तो सिचुएशन बड़ी एडवर्स हो जाती है। शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है ना, तो आप ये देखें कि तब्दीली नजर आ रही है। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 5.5% से कम करके 0.25 कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को, जबकि अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स लेटेस्ट कौन कौन सी हुई है और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं LSMI के नंबर्स के हवाले से और पाकिस्तान में जो शुगर और वीट की इम्पोर्ट की परमिशन दे दी गई है उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमें काफ़ी जो है पॉजिटिव नज़र आ रही है। 3-4 दिनों से बड़ा ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आज हमें थोड़ी स्टेबल नज़र आ रही है, 46,000 के लेवल पर ही है और पॉइंट्स जो है आज भी तकरीबन 200 से प्लस ही जो पॉइंट्स है वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बरकरार कितनी देर रहने वाली है और 47-48,000 का जो लेवल है वो हम रीच कर जाएंगे? सबसे पहला टारगेट जो था वो था 46, वो तो अचीव हो गया। अब दूसरा टारगेट जो इन्वेस्टर्स एंटीसिपेट कर रहे हैं इट इज़ 50,000। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं। आज भी हम देखें तो आज आपको रॉबस्ट बाइंग नज़र आ रही है। कल भी हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो बाइंग करते हुए नजर आ रहे थे और पाकिस्तान के जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके के साथ फेल ऑफ भी किया और इन्वेस्ट भी किया, बाइंग भी की। आप ये देखें कि आजकल जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं वो थर्ड टियर के स्टॉक्स हैं, यानी कि वो स्टॉक्स हैं जो बहुत नीचे होते हैं, मार्केट लीडर्स के तौर पर नज़र नहीं आते, लेकिन वो आजकल आपको नजर आ रहे हैं और आपको ज़बरदस्त बाइंग नजर आ रही है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हमारे इन्वेस्टर्स की एंटिसिपेशन पे दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द 47,000 लेवल नॉर 48,000, डायरेक्टली दे आर थिंकिंग about the 50,000 levels to approach। मतलब जबरदस्त किस्म की एंटिसिपेशन है उनकी, तो जानी भी चाहिए मार्केट। फिर एक्चुअली ये देखें उनकी जो एंटिसिपेशन है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये एक या दो दिन के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये नजर आता है कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी क्या होगी, फरवरी में क्या होगा जब FATF की मीटिंग होगी, और फिर मार्च के अंदर क्या होगा जब आप क्योंकि बजट प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बहुत से आपका इस क्वार्टर के नंबर्स भी आ रहे होंगे और आपके जो थर्ड क्वार्टर के नंबर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कि आप क्लोज कैसे करने जा रहे हैं। उस एंटिसिपेशन को वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म देखें तो उनका लॉन्ग टर्म तो अप्रोच उनकी 50,000 है और वो इस साल अब फिस्कल ईयर जो 2020 एंड 2021 के लिए जो एंटिसिपेशन है वो 50,000 रखी गई है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अगर एक साल का देखें तो 60,000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2021 जो है ये तब्दीली का साल है पूरी दुनिया में, क्योंकि वायरस को कर्ब किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की कैंपेन रॉबस्ट तरीके के साथ चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, 2 केसेस भी बढ़ रहे हैं और लिमिटेशंस भी लग रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अच्छा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में तो ये वाकई नजर आ रहा है कि फिस्कल ईयर 21 जो है तब्दीली का साल है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं और दिस इज ग्रेट। आप देखें कि जब हम इसी पिछले साल इन्हीं दिनों की अगर हम बात करें मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन क्या होगा कि फरवरी जो पिछले साल का था आपको स्टॉक मार्केट क्रैश करती हुई नजर आई और तकरीबन 25% गिर गई थी और 37 के लेवल पे चली गई थी। 37 पे गई, फिर 35 हुई, 30 फिर 27,000 के लेवल पे चली गई थी। आज तो आपको तकरीबन 45 प्लस नजर आ रही, विच इज ग्रेट। ये ट्रेमेंडस चेंज है और हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेनिंग
اور جو ایکٹیویٹیز KFE 100 میں دیکھی گئی ہیں پوری دنیا میں نہیں دیکھی گئی. اسی طرح کی آج کل کی اگر جو مارکیٹ بہترین پرفارم کر رہی ہے وہ آپ کو نکائی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو ہینگ سینگ نظر آ رہی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو S&P نظر آ رہا ہے. اچھا ایشین مارکیٹس کی آپ نے ذکر کر ہی دیا تو میں آج پوچھوں گی کہ زبردست قسم کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے اوور آل ہر جگہ ہی, بس ایشین مارکیٹس میں صرف ہینگ سینگ نیگیٹو نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, ایکچولی ٹیکنیکل وجہ ہے وہ, کیونکہ آپ کے جو ٹیکس سٹاکس ہیں نا ان کے اندر چینجز آ رہی ہیں, کیونکہ US ٹینشنز تو چل رہی ہیں نا. ایسے کچھ نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ سال کا آغاز ہے اور آپ کو پوری دنیا میں اس وقت فریش بائنگ نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ کاسپی کیوں نیگیٹو تھا, 2 سیشن نیگیٹو تھے اور پھر کل اس نے ریکارڈ کیا, وجہ سیل آف تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ کو ایسی سچویشن ہینگ سینگ میں نظر آ رہی ہے. کانٹریری ٹو دس آپ شنگھائی کو دیکھیں نا کتنا پازیٹیو چل رہا ہے اور انتہائی پازیٹیو نظر آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اس کے لیے پازیٹیو ہے کیونکہ آپ کے کل جو نمبر آنے ہیں چائنا کے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, پوری دنیا کی اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو US ٹینشن چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ کرنے جا رہی ہے نہ صرف مارکیٹس کو بلکہ گلوبل اکانومی کو. اچھا جیسے میں نے کہا کہ اوور آل انٹرنیشنلی پازیٹیوٹی ہے, مڈل ایسٹ بھی آج ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے, تو آئل فیکٹر تو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں لیکن کوئی اور فیکٹر بھی ہونا چاہیے ڈسکس. دیکھیں کنسٹرکشن کا جو فیکٹر ہے نا مڈل ایسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, پیٹروکیمیکلز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو دونوں جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں تک فائنینشیل سیکٹر کی بات کی جائے وہ بھی ری ویمپ کر رہا ہے, لیکن امid ٹو کووڈ-19 یہ فائنینشیل سیکٹر اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ ٹرموائل کا شکار ہے. دیکھیں آپ کو پروفٹس نظر نہیں آ رہے. اچھا کووڈ-19 کا ذکر آیا ہے تو جو ہمارے ٹورزم کا سیکٹر ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا, کافی امپیکٹ ہوا اس پہ نیگیٹیوٹی کی طرف سے, لیکن اس میں آج سچ کوئی خاص نیگیٹیوٹی اس کی نظر نہیں آ رہی مڈل ایسٹ کے سٹاکس میں. آپ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا مڈل ایسٹ؟ مڈل ایسٹ کے بارے نہیں, مڈل ایسٹ کے اندر ایکچولی لیجر سٹاکس جو ہیں وہ ایف زیادہ ہیں نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مارکیٹ کی انڈیکیشن دیتے ہیں, وہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں نا یورپ کے اندر جو لیجر سٹاکس ہیں وہ بہت بڑے ہیں. مثال کے طور پہ جو لنڈن ہے وہاں پر جو سٹاک مارکیٹ ہے وہاں پہ جو لنڈن کا سب سے بڑا جھولا ہے وہ بھی ایک پبلک کمپنی ہے نا, تو وہاں وہ اگر ایک جھولا چلتا تو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے کہ ہاں یہ سٹاک بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز بیٹھے ہیں دے ہیو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اچھا اس مائنڈ سیٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اوور آل جو آپ کے دوسرے انویسٹرز ہوتے ہیں نا جو تھوڑے سے پیسو ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ آگے آتے ہیں. یہی وجہ ہے KFE 100 انڈیکس میں یہی تو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے ارننگ سیزن سے پہلے آپ کو تمام کے تمام انٹرنیشنل جو یا فورن انویسٹرز تھے وہ دور جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیکن جیسے پاکستان کی جو اکانومی کے اندر پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے دیر کمنگ بیک, آپ کو دوبارہ ان کی انویسٹمنٹ ان کی نظر آ رہی ہے. اچھا یورپین سٹاکس بھی زبردست قسم کے پازیٹیو آج نظر آ رہے ہیں, سوائے FTSE نیگیٹو ہے, تو کیا اکانومی جو ہے ریوائول کی طرف جا رہی ہے یا کوئی اور چیز بھی آ رہی ہے کووڈ-19 اور ویکسین کے علاوہ؟ اچھا کل بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی, میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں. آپ نے کل ڈیکس کو کہا کہ وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے, کل ڈیکس نیگیٹو ہو گیا. FTSE جو تھا وہ نیگیٹو تھا, وہ کل پازیٹیو رہا. دس از ریئلی انٹرسٹنگ اسٹف. آپ یہ دیکھیں ہم وہی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے جو پروگرام کا جو فنڈ کیا کہتے ہیں فارمیٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جب پروگرام پبلش ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بڑی زبردستی وہ باتیں جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کنفرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا کل ہم نے بات کی تھی یورپ کے حوالے سے, آپ کو دیکھیں کہ کل یورپ کے اندر کافی نیگیٹیوٹی نظر آ رہی تھی, وجہ ویکسینیشن کیمپین کے بعد تھی, اور دوسرا آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ کچھ انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں کمی ہو سکتی ہے, کرب لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر لگتے ہوئے نظر ہے, UK کے پریمیئر بات کر رہے ہیں, جرمنی کے اندر آپ کو نظر آ رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج تھوڑی سی سچویشن امپروو ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹر جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کپ اپ ود دا سچویشن, اور وہی آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو آج تمام کے تمام جو سٹاک مارکیٹس ہیں یورپ کی بہت اچھی نظر آ رہی ہیں. آپ سی کو دیکھیں, سی بھی آج پازیٹیو نظر آ رہا ہے, حالانکہ سی کے اندر آپ ایک نیگیٹو نیوز لنڈن میں آتی ہے نا, اس کا امپیکٹ آپ کو ایسٹرن یورپ کے اندر نظر آتا ہے. آج آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں بہت زبردست پرفارم کر رہی ہیں. ایکچولی ان اوور پروگرام یہ اسپیشلٹی ہے کہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو اوور آل اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, انٹرنیشنلی ایکٹیویٹیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو اس لیے ہم الگ نظر آتے ہیں. ایکچولی ایک وجہ آپ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, کیونکہ ہم مڈل میں ہیں نا, GMT کے حوالے سے دیکھیں ہم بالکل مڈل میں ہیں, تو جب یورپین اسٹاک مارکیٹس کلوز ہونی ہوتی ہیں تو ہمارا پروگرام پبلش ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے. پھر ہم جب جو اینٹیسپیشن US کے بارے میں کرتے ہیں وہ پھر ایبسلیوٹ نظر آتی ہے. دس از گریٹ. US اسٹاکس بھی ہمیں پازیٹیو نظر آئے کافی, آج کیسے ہوں گے؟ اچھا یہ بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دس از ریئلی انٹرسٹنگ اسٹف. ریپبلکنس کے 5 جو نمائندے ہیں دے آر ود ڈیموکریٹس, لیکن مائک پینس جو ہے وہ ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
مائک پینس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ امپیچمنٹ یا جو ایک خاص سیکشن ہے اس کو آپ اس کے تحت جو ہے نا ان کو امپیچ کر دیں, ان کو ہٹا دیں ان کے عہدے سے. مائک پینس نے بالکل انٹرفائر نہیں کیا. جیسی ہی خبر باہر آئی آپ دیکھیں فوراً اسٹاک مارکیٹ ساری کی ساری پازیٹیو ہو گئی. آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا, اب تو ان کا ٹویٹر بھی بند ہے, فیس بک سارا کچھ بھی بند ہے, لیکن ان کا ایک بیان صرف 2 یا 3 لائنیں انہوں نے بولی ہیں, وہی 2-3 لائنیں پوری دنیا میں گھومی ہیں اور اس نے پازیٹیوٹی کر دی ہے. دس از گریٹ, دس از امیزنگ اسٹف. آئی تھنک ایسا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ اس کا اکاؤنٹ بھی, ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا. دس از یہ بہت ڈسکسٹنگ بات ہے کیونکہ آپ فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا نہیں کہ ابھی تک ٹرمپ نے کوئی بھی وائلنس والی ایسج بات کی اپنے لیے آواز اٹھائی ہے تو ان کا اکاؤنٹ بین کر دیا. لیکن آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا نظر آیا. فائنینشیل مارکیٹس کے اندر ڈسٹربنس نظر بھی آئی, لیکن انویسٹر نے بڑا زبردست طریقے سے فورن اسٹینڈ لے لیا, فورن اسٹینڈ بھی لیتے ہوئے نظر ہے, اور آپ کو گلوبل اکانومی پہ زیادہ امپیکٹ نظر نہیں آئے. صرف آپ کو جو امپیکٹ نظر آ رہے ہیں ان کے جو ایکشنز اگینسٹ چائنا ہے نا وہ امپیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو انٹرسٹنگ اسٹوری چل رہی ہے نا, دا انٹرسٹنگ ٹوائلائٹ جو چل رہی ہے, ہم اس کو بات کریں گے. یہ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں جو بائیڈن کے دور میں کیسا رہے گا. لیٹس سی. ویئرز اسی زبردست ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں کہ پاک روپیز ورسز US ڈالر کی پیرٹی آج کیسی رہی. مستحکم رہے گی. آپ دیکھیں کہ ڈالر انٹرنیشنلی مستحکم نظر آ رہا ہے, اور ایسا ہونا ہے کیونکہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی US کے اندر چل رہی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ US پہ ڈالر پہ آ رہا ہے, اور ڈالر ہمیں مستحکم نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیں ڈالر مستحکم نظر آ رہا ہے نا, ہم اپنے جو کموڈیٹیز کے سیکشن میں بات جو کرتے ہیں نا وہاں پر زیادہ ڈسٹربنس نظر آئے گی. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آج ہم اس سیگمنٹ کو تھوڑا بریف رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ ڈالر مستحکم ہے, آپ کو یورو بھی مستحکم نظر آ رہا ہے اگینسٹ US ڈالر, اور آپ کو اسٹرلنگ بھی نظر آ رہا ہے. اسٹرلنگ کے اندر 1.35 to 1.36 نظر آ رہا ہے. اچھا یہ لیولز رات دن میں بدل رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پوائنٹس آ رہے ہیں, 100 پوائنٹس آگے پیچھے چل رہے ہیں. And this is fine. لیکن یورو لیکن اپنی جگہ پہ وہ بھی ہمیں مستحکم ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیں 1.21 and 1.22 یہ تقریباً 100 پوائنٹس بنتے ہیں. ان 100 پوائنٹس کے اندر آپ کو زیادہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی, تو ہم اس کو اس لیے مستحکم کہیں گے. اور یہ مستحکم کب تک رہیں گے؟ 20 جنوری تک. 20 جنوری میں جب ان کی اسپیچ ہوگی جو بائیڈن کی, وہ آپ کو دیکھیے گا مارکیٹ کے اندر چینجز نظر آئیں گی. یعنی مارکیٹ کی ساری سچویشن جو ہے وہ جو بائیڈن کی اسپیچ پہ رہے گا. ایبسلیوٹلی, جب تک ان کی انوگریشن سیریمنی نہیں ہوتی. دیکھیں اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمیں WTI جو ہے وہ 53 کے لیول پر نظر آ رہا ہے. برنٹ ہمیں 56.8 کے لیول پر نظر آ رہا ہے. ہم 57 اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. 60 کے لیول دور تو نہیں نظر آ رہے. بالکل دور نہیں ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ WTI بھی انکریز کر رہا ہے. اس وقت جو پش نظر آ رہا ہے نا وہ برنٹ نہیں ہے. آج کا جو پش نظر آ رہا ہے اٹ از WTI. وجہ یہ ہے کہ جب سے اس نے $50 کو بریک کیا ہے, جو US کی شیل کارپوریشن سے جو آئل نکال رہی ہیں, تو آپ دیکھیں ان کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہو گیا. اس پروفیٹیبلٹی میں اضافے کی وجہ سے وہاں پر وائبلٹی بڑھ گئی ہے. آپ کو وہاں پہ انویسٹمنٹ انڈیوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس انڈکشن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ WTI کے اندر جو ہے نا پرائس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا ایک اور فیکٹر, ایک اور خبر ہے جو کہ آج آنی ہے, ہمارے پروگرام کو پبلش کرنے کے بعد ہے کہ ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے. دیٹ از دا API نمبر. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 ملین بیرل جو ہے نا اس کا ودرا دیکھا جائے گا US کے اسٹریٹجک ریزرو سے. اگر ایسا ہوتا ہے پرائسز دوبارہ اوپر جا رہی ہیں, اینڈ دس از امیزنگ. فور دا کرنٹ پرائس آئی مسٹ سے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سعودیہ کو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی اسی کو جاتا ہے, اور انہوں نے بہت ٹائملی ڈیسیشن لی ہے. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ آپ کو مارکیٹ شیئر کی جو جنگ ہے نا اس وقت تھوڑی کولڈ وار کی طرح نظر آ رہی, مطلب ایسا کوئی وارمتھ نظر نہیں آ رہی. اچھی بات ہے, پیسے کمائیں, ضروری بھی ہے کیونکہ گلوبل اکانومی کی ریکوری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ تیل کی قیمت کے اندر استحکام بھی ہے اور تقریباً زیادتی بھی ہو. کیونکہ جب تک آپ کو انفلیشن نظر نہیں آتی دنیا کے اندر, اور انفلیشن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایکچولی انفلوئنس ہوتا ہے آئل پرائسز سے, تو آپ کو جب تک انفلیشن نظر نہیں آتی آپ کے بزنس جو ہے نا پروفٹ گین کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. جب پروفٹس نظر نہیں آئیں گے تو آپ کو اکنامک ایکٹیویٹیز ریوائیو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ بہت انٹیگریشن ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت بہتر فیصلہ ہے. اچھا اس قسم کے زبردست آئل پرائسز کے پش سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آئل پروڈیوسرز بیٹھے ہوئے وہ بڑے الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ. اس وقت پاکستانی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پر بھی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی شٹ ڈاؤن نظر نہیں آ رہا, آپ کو کہیں پر بھی فورس ماجیور نظر نہیں آ رہا. دس از امیزنگ.
पूरी प्रोडक्शन चल रही है। हाँ, ओपेक की तरफ से जो प्रोडक्शन कट्स के नंबर आए हैं, वो पिछली दफ़ा जो मीटिंग हुई है उन्होंने कहा कि 75% जो है उनको फॉलो किया गया। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ब्लैक एक्टिविटीज चल रही हैं। हाँ। मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो रोज़ बदल रहा है, यानी कि तकरीबन 7 मिलियन बैरल पर डे कहा जा रहा है ना, वो तकरीबन कभी 6.5 हो जाता होगा या 7 हो जाता होगा। तो इस वजह से आपको प्रोडक्शन ज़्यादा भी नज़र आती है। इस दफ़ा ये सऊदी अरेबिया ने क्योंकि बड़ा प्रोड्यूसर है और उसने इनिशिएटिव लिया है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कट की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन कभी भी, जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ ऑयल मार्केट्स को, नज़र नहीं आई कि सऊदी अरेबिया ने इतनी ज़बरदस्त पोजीशन ली हो। दिस इज अमेजिंग स्टफ। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइंस डिस्पाइट कोविड-19। एब्सोल्युटली, दिस इज ग्रेट। यानी कि आप देखें कि जिन नेशंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए वो करती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, गोल्ड को हम डिस्कस करते हैं। 1851 के लेवल पर आज नज़र आ रहा है, हमें थोड़ी सी कमी नज़र आई है इसमें। डॉलर स्टेबल हुआ है, डॉलर स्टेबल है, एब्सोल्युटली, यही वजह और कुछ नहीं। जब आपको डॉलर स्टेबल नजर आएगा, ऑयल जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे नजर आएंगी। आप ये देखिए कि हमने पहले भी कहा था 2 रेजिस्टेंस लेवल है आपको, 1840 एंड 1860 to 70 जी। आपको नजर आएगा। अच्छा, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने सोने के हवाले से हमसे सवाल पूछा है कि क्या वो सोने को बेच दे। अच्छा, उनके लिए जवाब ये है कि 20 जनवरी तक जो गोल्ड है उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। अच्छा, जरा सा डॉलर अपनी पोजीशन से हिलेगा, उसका सबसे पहले इंपैक्ट आपको गोल्ड पे नजर आएगा और गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकती हैं। आपने ये इरादा करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है कि आप इस वीकेंड को बेचना चाहते हैं तो आप कल का प्रोग्राम हमारा लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल की पोजीशन भी मुस्तकम हो रही होगी और आप इक्विटीज भी आपको नजर आएंगी वीकेंड से पहले। अगर आप गौर करें, सैटरडे संडे के जो गोल्ड के नंबर होते हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज चल रही होती हैं और आपके पास वो चांस है डिसीजन लेने का। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अभी जो गोल्ड की लेवल्स चल रहे हैं, आप 1-2 दिन तक मत बेचिए। आप क्या करें कि आप हमारे फ्राइडे का जो प्रोग्राम है उस तक वेट कीजिए, आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए और फिर वीकेंड पे डिसीजन। अच्छा, व्हाट अबाउट द बायर्स? बायर्स, गोल्ड के बायर्स की बात करें, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाइंग नजर नहीं आ रही, कोई खबरें भी नजर नहीं आ रही। आप ये देखेंगे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है लंडन मेटल एक्सचेंज के अंदर भी जो नजर आ रहा है, आपको एफएच गोल्ड के रिजर्व में कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा। मार्केट इस वक्त थोड़ी सी म्यूट है। जब से $100 कमी आई है, इन्वेस्टर्स थोड़े से हटे हटे नजर आ रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में नजर आ रही है। डॉलर बड़ा स्टेबल है। आप ये देखें कि यही जो एक और फैक्टर है कि डॉलर जब से स्टेबल हुआ है, यानी कि डॉलर थोड़ा सा, यानी कि देखा जाए तो इतना महंगा डॉलर नहीं है, इस वक्त सस्ता ही है। आपको जो बेस मेटल्स है ना, उनकी प्राइसेस में इजाफा नजर आया। हमने देखा कि 2 दिन कॉपर की रैली बड़ी स्ट्रांग रही, मंडे एंड ट्यूसडे को। आज की रैली कौन से नजर आ रही है आपको? निकल नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बेस मेटल्स हैं ये भी एक एवेन्यू बनता जा रहा है। आप ये देखें कि इसी एवेन्यू जो जिसके अंदर आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं प्राइसेस का, आपको इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है। आप देखें कि उसमें सप्लाई भी ऐड होती जा रही है। लंदन मेटल एक्सचेंज में निकल के जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर तकरीबन 300 से 400 मैट्रिक टन इजाफा हुआ है। दिस इज अमेजिंग, क्योंकि निकल एक आसानी से निकाले जाने वाली मेटल नहीं है और आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। इकोनॉमी वॉच में हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को आज डिस्कस करना है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो डबल डिजिट आया है, तो ज़बरदस्त किस्म के इम्प्रूवमेंट हम इसको कह सकते हैं। आप फर्दर क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम ये एंटिसिपेट ऑलरेडी अपने प्रोग्राम्स में कर चुके थे कि नवंबर के जो नंबर्स हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, दिसंबर के और अच्छे आएंगे। आप देखें ओवरऑल कितनी इकोनॉमिक पॉजिटिविटी चल रही है, माशाल्लाह कहना चाहिए। आप ये देखें कि टेक्सटाइल पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, ऑटो पॉलिसी तो खैर अभी रिवाइव होगी ना जून में, लेकिन आप देखें कि उसके जो रेपरकशंस हैं, उसके जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आना स्टार्ट हो गए। आप ये देखें कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा हो रहा है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें इजाफा हो रहा है और आप देखें कि 15% आया है LAC के अंदर। पूरी दुनिया में इतना बड़ा नंबर अमिड द कोविड-19 कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये आपको दिसंबर में तो नजर आएगी, लेकिन हमें ये देख रहे हैं कि क्या इसकी स्टेडीनेस जारी रहेगी, कंटिन्यूटी रहती है कि एब्सोल्युटली। नहीं? कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम रखने पड़ेंगे और हो सकता है, हमने बात की थी अपने 1-2 दिन पहले के प्रोग्राम्स में कि 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इस नंबर के बाद मेरी रिक्वेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, प्लीज
इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाइए. अच्छा, कोविड-19 की दूसरी जो लहर आई है और दूसरा साथ ही जो उसका वायरस है वो भी आ गया, मतलब जिद्दत आ गई है उसमें, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हमारे एलएसएमआई पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अल्लाह ना करे, हम ये कल भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, क्योंकि आपको प्रेशर आता हुआ नजर आएगा हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उस पर. क्योंकि आप देखिए मलेशिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, आप देखें वहाँ पे कर्ब हुआ, लिमिटेशन लग रही है, यूके के अंदर लग रही है, यूएस के अंदर लग रही है. आप ये देखें कि चाइना के अंदर जो नंबर्स आए, हालांकि चाइना की आज मार्केट बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन आप देखें कि 4 शहरों के अंदर लॉकडाउन हो गया, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो क्वारंटीन है. आप ये देखें कि इसका प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा. और जब अभी कैबिनेट मीटिंग होगी और डॉक्टर शहजाद जो हैं, डॉक्टर फैसल सॉरी, जब वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर अगली दफ़ा जब जाएंगे, मेरा अपना पर्सनल ये लाजमी डिस्कस होगा, क्योंकि 3-4 बड़ी इकॉनमीज जो हैं वो कर्ब कर रही हैं और इसमें देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे फाइट कर रहा है. अल्लाह ना करे कि इसका कुछ इम्पैक्ट और हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन अगर हम जाते भी हैं, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि खान साहब नहीं जाने देंगे और हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह चलती रहेगी. मेरे क्वेश्चन पूछने का मकसद भी यही था कि जो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे सीधा इसका इम्पैक्ट आता है और लॉकडाउन लग जाते हैं तो सिचुएशन बड़ी एडवर्स हो जाती है. आप देखिए कि इस वक्त आप एक तो आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये दोनों ही अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पे काम कर रही. इस वक्त आपको लेबर इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लेबर नज़र नहीं आ रही है. आप ये देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको लेबर नज़र नहीं आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, आपको दूसरे शहरों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है. ये इतनी अच्छी सिचुएशन जो पूरी दुनिया में नहीं है. आप देखिए अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बेरोजगारी पर आएगा, और उससे फिर क्या होगा कि जब गुर्बत बढ़ती है तो जराइम बढ़ते हैं, जराइम बढ़ते हैं, करप्शन बढ़ती है, इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं. मेरा अपना पर्सनल वे कि खान साहब जो है ना एक मिडल पॉलिसी लेंगे जिसके अंदर इंडस्ट्री भी बंद ना हो और गुर्बत में इजाफा भी ना हो. We expect good for Pakistan. इंशाल्लाह. फर्टिलिटी. हम डिस्कस करते हैं वीट के बारे में और शुगर के इंपोर्ट के बारे में परमिशन दे दी गई है, ऐसा क्यों हुआ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते आ रहे हैं कि सप्लाई एंड डिमांड को मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि जब से शुगर इंडस्ट्री की शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है ना, तो आप ये देखें कि तब्दीली नजर आ रही है. वो कैसे कि आपको सप्लाई डिमांड मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं और रियल टाइम में नजर आ रहे हैं. अभी फसल आने में 3 महीने बाकी हैं और सप्लाई एंड डिमांड की बातें हो रही हैं. दिस इज ग्रेट. अभी पिछले हफ्ते खान साहब ने कहा है कि 2.5 लाख टन गंदम जो है वो मंगवाएं, और अभी कहा जा रहा है 3 लाख टन जो है चीनी मंगवाएं, क्योंकि फसल अभी क्रश होनी है. उस वक्त क्या होगा, तकरीबन 1 मिलियन टन का जो डेफिसिट नजर आ रहा है. अच्छा, 3 लाख टन जो है प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि शुगर इंपोर्ट कर ले, और 1 मिल को कहा जा रहा है कि आप मैक्सिमम 50,000 टन कर सकते हैं. आप ये देखिए कि 5 लाख टन जो शुगर है ना, वो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो मंगवाएगी. आप ये देखिए कि इस पर सब्सिडी दी जा रही है. 2 चीज़ें की जा रही हैं. वो क्या है कि आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो 5.5% से कम करके 0.25 कर दिया गया और सेल टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है. दिस इज अमेजिंग. अच्छा, एज अ जनरल पब्लिक में की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगी, यकीनन ये उनका भी सवाल होगा. पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, खुद प्रोड्यूस करती है गंदम और शुगर, तो इंपोर्ट करने की परमिशन देना ये मुझे समझ में नहीं आया. देखें अपनी प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते थे. अच्छा देखिए, प्रोडक्शन इंप्रूव एकदम हो नहीं सकती. देखिए ना, आप क्या करते हैं, आप फसल लगाते हैं, वो आप फिर ये देखते हैं कि अब देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ. कॉटन पाकिस्तान की कभी हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी डिपेंडेंट है इस पे, हम वो भी इंपोर्ट करते हैं. वजह क्या है कि जो कल्टीवेशन एरिया है ना वो कम हो गया हुआ है. यही आपको गंदम में भी नजर आया कि कल्टीवेशन एरिया कम होता जा रहा है. दूसरा, आपको सीजनल इंपैक्ट नजर आया. पिछले साल तो बारिशों जल्जलों की वजह से आपकी तो बहुत सारी फसल तबाह हो गई. 25% हमारी प्रोड्यूस कम हुई है. आप ये छोटा नंबर नहीं, आप ये देखें कि इस साल सप्लाई एंड डिमांड को इसलिए इतना रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है कि कमी ना हो. कमी होने से क्या होता है, आपकी सप्लाई जब शॉर्ट होती, कीमतें बढ़ जाती. कीमतों को ना बढ़ाने की खातिर मंगवाया जा रहा है. अब फॉर एग्जांपल हमारी प्रोड्यूस अच्छी होती, हमें खबर तो आ गई आज कि शुगर तकरीबन 1 मिलियन टन जो है वो कम है, और गंदम जो है तकरीबन 3 से 5 लाख टन कम पैदा हो सकती है. इसलिए एडवांस में मंगवाई जा रही है ताकि वक्त आने पर कीमतें बढ़ ना जाए. आपको पता है कि गंदम की जब से इंपोर्ट की बात हुई क्या हुआ है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो आटे के 20 किलो के थैले की कीमत वो कम होती हुई नजर आ रही है. ऑफिशियल प्राइस तकरीबन 800-850 रुपए, उससे भी कम बिक रहा है. अच्छा, जब हम इंपोर्ट करके चीज़ मंगवाएंगे तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट तो आना चाहिए, मतलब आता ही है, हम उसे देखें प्राइस बढ़ती है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. उसकी वजह यह है कि आप इंपोर्ट, अगर जो समझदार ममालिक होते हैं वो इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि इंपोर्ट सस्ती पड़ती है. यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी, क्योंकि बाहर से चीज़ें सस्ती आ रही थी, हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी, चीज़ें महंगी बनती थी. अब चूंकि बाहर से सस्ती आ रही हैं तो इस वजह से इंपोर्ट अभी की जा रही है. मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस तरीके के साथ इंपोर्टेड शुगर 80 रुपए पर किलोग्राम बिकी है, ये वाली जो इंपोर्ट होगी इससे भी सस्ती होगी.
यानी सस्ता होने वाली हैं चीज़ें। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा हम रोज़ अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रही है, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि 50,000 के लेवल पर जो है वो जल्द पहुँचती हुई हमें स्टॉक एक्सचेंज नज़र आ रही है, ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा दे सकती है। जबकि LSMI की बात करें अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के नंबर्स आए हैं, डबल डिजिट आया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोविड-19 के दौरान। और साथ ही शुगर और वीट के हवाले से बात करूं कि जो बहरान पैदा हुआ था करंटली लास्ट स्टेज में, वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंपोर्ट की जो है वो परमिशन दे दी गई है और जल्द अज जल्द पाकिस्तान में वीट और शुगर सस्ते दामों भी मिलेगी। तो ये आवाम के लिए खुशखबरी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को मैं फिर से गुड लक कहना चाहूँगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान भी जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में शामिल होता हुआ हमें दिखाई दे। अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त। कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।